स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास थी उसमें हमने मनु के कुछ अर्थव्यवस्था संबंधी विचारों का, या हम इन्हें करारोपण संबंधी विचार भी कह सकते हैं, उनका अध्ययन किया था। यानी कि कर का आरोपण किस प्रकार से किया जाए, या इसे अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत या विचार भी माने जा सकते हैं। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न है वो दोनों तरीके से आ सकता है कि मनु के कर के आरोपण संबंधी विचारों को समझाइए, अथवा मनु के अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को समझाइए। तो इसमें हमने समझा था कि किस प्रकार से मनु ने राजा को निर्देश दिया है कि कर का आरोपण करना चाहिए। यहाँ हम उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रजा रक्षण का सिद्धांत। देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि प्रजा की रक्षा करना। तो राजा को प्रजा पर कर लगाने का अधिकार तो है। क्यों? क्योंकि राजा कर से जो धन आएगा उसे क्या करेगा? प्रजा की रक्षा करेगा। प्रजा की रक्षा नहीं करेगा तो प्रजा जो है वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती है। और अगर मान भी लीजिए कि विद्रोह नहीं करती है तो भी ऐसा राज्य जो है वो विकास नहीं कर सकता है। मनु ने कहा कि अगर उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो वो राजा जो है वो नरक में जाएगा, यानी कि उसे मृत्यु के बाद भी दुख भोगना पड़ेगा। तो प्रजा का रक्षण जो है वो राजा का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है, और इसके लिए उसे कर लगाना आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत है लाभ पर कर का सिद्धांत, प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिए कौन कमा सकता है? जो कि कुछ व्यापारी वर्ग हुआ, ठीक है। तो जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए बात कही गई है कि अगर उन्हें कोई प्रॉफिट होता है तो राजा को उस प्रॉफिट पे कर लगाने का अधिकार है। मतलब यहाँ पे वो निवेश पे कर लगाने की बात नहीं करते, इन्वेस्टमेंट पे टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि लाभ पर, प्रॉफिट पे कर लगाने की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ खरीदी है, बेची है या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर के उस चीज़ को बेचा जाता है, तो इस प्रकार से कुछ भी होता है तो वहाँ अगर लाभ होता है तो व्यापारी पर कर लगाया जाना चाहिए। तीसरा है व्यथा मुक्ति का सिद्धांत। व्यथा मतलब होती है पीड़ा। तो मनु जो है, देखिए वहाँ पे कितने राज्य को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किए जाने के पक्ष में है कि उन्होंने कहा है कि जो टैक्स सिस्टम है इसे कैसा बनाया जाए, टैक्सेशन सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इसको मानवीय बनाया जाए। क्योंकि देखिए, कर देते समय ऐसा ना हो कि जो प्रजा है वो दुखी हो, परेशान हो, या उस पे इतना ज़्यादा कर लाद दिया जाए कि उसे चुकाना संभव ना हो पाए। तो मनु कहते हैं कि कर इतना ही लगाया जाना चाहिए जिससे प्रजा को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। अब वो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम्पल भी देते हैं, जैसे कि बछड़े का उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है। वो कहते हैं कि बछड़ा जो है जब वो गाय से जब दूध पीता है तो गाय को कष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से राजा जो है उसको प्रजा पर इतना कष्ट लगाया जाना चाहिए कि प्रजा उस कर को आसानी से चुका सके। अधिक कर निषेध का सिद्धांत। अधिक कर निषेध का सिद्धांत यानी कि ज़्यादा कर लगाए जाने का निषेध है यहाँ पर। मतलब सामर्थ्य से ज़्यादा कर जो है वो नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कर ज़्यादा लगा दिया जाता है तो जनता उसे चुका नहीं पाएगी, प्रजा उसे चुका नहीं पाएगी, और ऐसे में क्या होगा? राज्य का ही नुकसान है। प्रजा का नुकसान होगा तो राज्य का भी नुकसान होगा। तो राज्य जो है वो अपने अपने बंधु बांधवों के साथ में राज्य जो है वो शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, ऐसा मनु ने कहा है। यानी कि प्रजा पर उतना ही कर लगाया जाए जितना कर चुकाने की उसकी सामर्थ्य हो, और ऐसा भी ना हो कि एकदम ही कर जो है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाए। अगर बहुत कम टैक्स लगाया जाएगा तो कोष खाली रहेगा, और कोष खाली रहेगा तो राजा प्रशासन पर, रक्षा पर खर्च नहीं कर पाएगा। तो कर न तो बहुत ज़्यादा हो और न ही बहुत ज़्यादा कम हो। तो इस तरीके से उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही है। आगे है कर के बारे में जो लास्ट सिद्धांत है वो है राष्ट्रीय योजना संबंधी सिद्धांत। देखिए,
राजा का मुख्य जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है कि भाई प्रजा जो है वो उसकी रक्षा हो, प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाए, प्रजा खुश रहे, समृद्ध रहे, राज्य चहुमुखी विकास करता रहे। तो इसके लिए कुछ ना कुछ योजना भी बनाया जाना आवश्यक है। योजनाएं बनाई जाएंगी तभी तो जाकर के कोई उद्देश्य जो है वो राज्य का फलीभूत हो पाएगा। योजना को क्रियान्वित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन कहाँ से लाया जाएगा? जब प्रजा पर कर लगाए जाएंगे, शुल्क लगाए जाएंगे, उनके माध्यम से धन आएगा। तो कोष भी समृद्ध रहे और प्रजा जो है वो आसानी से कर भी चुकाती रहे, और साथ में कोई ना कोई राष्ट्रीय योजना जो है, पॉलिसीज़ जो है वो बनाई जाती रहे। तो होता है ना कि जब जन कल्याण की योजनाएं होती हैं तो प्रजा आसानी से और खुशी खुशी कर चुकाने में सक्षम भी होती है और वो करती भी है ऐसा। तो इस प्रकार से मनु ने कर के आरोपण के बारे में कुछ अपने विचार दिए हैं, उनका आज हमने अध्ययन किया। और इसके साथ आपका मनु चैप्टर ख़त्म होता है। अगर इसमें कोई टॉपिक्स ऐसे रह गए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो, छूट गए हों, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको उसके थ्रू समझा दिया जाएगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कौटिल्य। तो आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है कौटिल्य। कौटिल्य का नाम आप सभी स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं सुना होगा। कौटिल्य भारत के एक महान विद्वान, दूरदर्शी, कूटनीतिज्ञ, इस श्रेणी में उनको रखा जाता है। और जैसा कि उनका व्यक्तित्व रहा है अत्यंत प्रतिभाशाली और बहिर्मुखी, तो उनके नाम भी अनेक रहे हैं। उनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वास्तविक जो उनका नाम था वो विष्णुगुप्त था, और उनके अपने ब्राह्मण वंश की वजह से उन्हें कौटिल्य कहा जाता है। और उनके जो पिता थे उनका नाम चणक था, इस वजह से उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। तो इन्हें चाणक्य भी हम कह सकते हैं, कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त भी। अब देखिए, आपने जब मनु के बारे में जब स्टार्टिंग का जो हमारा चैप्टर था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, मनु हैं, शुक्र हैं, कौटिल्य हैं, तो इनके जन्म स्थान के बारे में और इनके जो काल है, इनका जन्म स्थान और इनका जो कि इनका जन्म कब हुआ था, उस विषय में विद्वानों में बड़े मतभेद रहे हैं। सब विद्वानों ने अपने अपने बात कही है कि जैसे बौद्ध ग्रंथ जो हैं उसके अंतर्गत अलग बातें हैं, जैन ग्रंथ इनका जन्म स्थान भिन्न स्थान पे बताते हैं। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया है तो उसमें भी इनकी रचना जो है अर्थशास्त्र, उसका रचना का समय बहुत डिफरेंट माना गया है। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि इनकी जन्मभूमि तक्षशिला है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि इनकी जन्मभूमि जो है वो मैसूर राज्य, पहले मैसूर राज्य मतलब कि यहाँ इनका जन्म हुआ था। और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो उनकी रचना का समय बताती है 300 ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, 300 वर्ष ईसा पूर्व। तो हम इनके जन्म स्थान और इनके काल के बारे में हमें अत्यंत ही विविध सामग्री उपलब्ध है। अब इनका जो इनके बारे में, इनके जीवन इतिहास के बारे में एक दंत कथा प्रचलित है, और उस कथा के अनुसार मगध के सम्राट थे महापद्मनंद। तो उन्होंने क्या किया कि चाणक्य जो थे उनको अपमानित किया, उनको राजसभा में बुला करके और उनकी अवमानना की थी। इस बात का चाणक्य को बहुत ही बुरा लगा था और उन्होंने अपनी शिखा खोल करके ये प्रण लिया था कि जब तक नंद वंश का मैं समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।
तो ऐसे एक दिन में वन में इधर उधर भ्रमण करते हुए उन्हें चंद्रगुप्त से उनकी मुलाकात हुई और दोनों ही देखिए अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। चंद्रगुप्त ने भी चाणक्य की जो संकल्प शक्ति है, दूरदर्शिता है, उसे प्रणाम किया। और चाणक्य जो थे वो तो स्वयं तो सम्राट नंद से अपने अपमान का बदला लेना ही चाहते थे। उनको चंद्रगुप्त में भी अत्यंत मेधावी छात्र जो है उसकी छवि दिखाई दी। तो चंद्रगुप्त ने बाद में अपनी सेना का संगठन किया और चाणक्य जो थे उनके निर्देशन में सम्राट नंद को पराजित किया और इसके बाद एक महान अखिल भारतीय मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। तो चंद्रगुप्त थे जब वो सम्राट बने तो ऑब्वियसली कि उन्होंने अपने जो गुरु थे यानी कि जो चाणक्य थे उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चाणक्य ने बाद में उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके बैकग्राउंड में अपने विचारों का प्रकाशन करते हुए एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, अर्थशास्त्र। तो यहाँ हम यूँ नहीं कह सकते हैं कि चाणक्य का जो ये प्रयास था वो सिर्फ अपना एक व्यक्तिगत प्रतिशोध तक था, ऐसा नहीं है। उन्होंने भारत को एक कुशल प्रशासन प्रदान किया। भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, तो ये कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और उनकी दृढ़ता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से ये चाणक्य के जीवन इतिहास के बारे में कुछ बातें का हमने डिस्कशन किया। आगे हम चर्चा करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में चाणक्य ने अपने क्या विचार, किस सिद्धांत का वर्णन किया है। जब आपने मनु का अध्ययन किया था तो आपको ध्यान में हो वहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के लिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो था इसका बताया गया था। कौटिल्य ने यहाँ पर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो ये समझते हैं हम कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या है और राज्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने किस प्रकार से इसको स्वीकारा है। देखिए ये उस समय की बात है जब राज्य नहीं था, बहुत प्राचीन समय की। तो राज्य जब होता है तब कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिनका सब व्यक्तियों को पालन करना होता है और अगर कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो उसको फिर दंड भुगतना पड़ता है। अब राज्य नहीं होगा तो कहीं कोई किसी तरीके के कोई नियम कानून नहीं, यानी मानव का जो जीवन है वो कैसा, कलह से भरा हुआ, संघर्ष से भरा हुआ, अशांति से भरा हुआ, अव्यवस्था से भरा हुआ। तो चारों तरफ अशांति थी, अव्यवस्था थी और मत्स्य न्याय जिसकी हमने चर्चा की थी उसका बोलबाला था। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक बड़ा तालाब है उसमें एक बड़ी मछली होती है तो उसमें छोटी मछली को खा जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता था कि इस मत्स्य न्याय के अंतर्गत जो बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति होता था वो निर्बल जो व्यक्ति होता था उसको उसका शोषण करता था, उस पर अत्याचार करता था। तो इस प्रकार से ये हर तरीके से शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये इस आतंक से पीड़ित जो जनता थी, प्रजा थी, वो उन्होंने मनु को अपना राजा बनाया और मनु के पास जा कर के इन्होंने अपनी जो अपनी पीड़ा जो थी उसका वर्णन किया और मनु को राजा नियुक्त करते हुए इन्होंने कुछ अपनी बात जो थी वो स्पष्ट रूप से रखी कि जब वे यानी कि मनु प्रजा की पूरी तरीके से रक्षा करेंगे, उनके कुशल क्षेम की व्यवस्था करेंगे, तो वे लोग राजा को क्या देंगे, कर देंगे, टैक्स। और वो टैक्स किस प्रकार से होगा, तो उन्होंने कहा कि जो हम अन्न उपजाएंगे उसका 6वां भाग, हमको व्यापार से जो प्राप्त धन है या जो स्वर्ण है उसका 10वां भाग हम कर के रूप में देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा के साथ में एक समझौता किया। तो ये सिद्धांत कहलाता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत, क्योंकि समाज के लोगों के द्वारा किया गया था, सब पूरी जो प्रजा थी उसके द्वारा किया गया था।
तो इस प्रकार से कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक सामाजिक समझौते का रिजल्ट थी। अब यहाँ पे कौटिल्य ये कहते हैं कि जो राजा का तिरस्कार करेगा उसे दंड मिलेगा, दैवी दंड मिलेगा। तो प्रजा की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो राजा का कभी अपमान ना करे, और राजा की भी ड्यूटी बनती है कि वो हर परिस्थिति में प्रजा की रक्षा करे, उसमें कोई कमी ना रहने दे। क्योंकि इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को, इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए ही प्रजा ने एक समझौता किया था कि वो जब ऐसा करेंगे तो प्रजा उसे कर देगी। तो इस प्रकार से ये था सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।